क्लास 10th। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नेम है नेशनलिज्म इन यूरोप। हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है ये। इसमें हम नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने सबसे पहले जो पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद नेशनलिज्म इन यूरोप हुआ था। तो इस तरह से करते करते इंडिया में भी नेशनलिज्म की भावना आ गई थी, इंडिया के लोगों की में भी। As you have seen, modern nationalism in Europe come to be associated with the formation of nation states. तो नेशन स्टेट्स मीन्स देशभक्ति की पूरे नेशन में भावना आ गई थी, पूरी स्टेट्स जो है नेशनलिज्म की भावना से भर गई थी। इट ऑल्सो मीन अ चेंज इन पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर एंड वट डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि वो क्या हैं, लोगों को पता चल गया था उनके क्या राइट्स हैं। न्यू सिंबल्स आ गए थे, न्यू आइकन्स, न्यू सॉन्ग आ गए थे देशभक्ति के। इन सब ने क्या किया था, जब ये सब आ गए थे तो उन्होंने एक लिंक अटैच कर दिया था किसमें, जो उनमें बाउंड्रीज थी लोगों में, यानी कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग थे, उनमें कुछ डिफरेंसेस थे, बाउंड्रीज थी, जो वो एक दूसरे से अलग रहते थे। तो वो सब एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो गए थे अब देश में आज़ादी लाने के लिए। ओके, इन इंडिया एज in Vietnam and many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to anti-colonial movement. तो एंटी कलोनियल मूवमेंट मीन्स जैसे कलोनियल सिस्टम मैंने आपको बताया था कि जो अंग्रेज़ थे वो हिंदुस्तानियों को दबाव में रखते थे, तो उस सिस्टम को कलोनियल सिस्टम कहते हैं। जब एक एरिया पर किसी का दबाव हो जाता है तो उसके खिलाफ मूवमेंट्स जो थी स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद है द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कलोनलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। तो जो परेशान थे कलोनलिज्म के सिस्टम से, डिफरेंट ग्रुप्स वो एक टुगेदर मतलब कि वो एक साथ काम करने लग गए थे। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट जो था कलोनलिज्म का, वो हर एक लोग पर अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ रहा था। तो उनके विद्रोह करने के जो तरीके थे वो भी अलग अलग थे। लाइक द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्क दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट, बट द यूनाइटी डिड नॉट एमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट। तो जो हिंदू मुसलमान जो अलग अलग जाति के लोग थे, कांग्रेस में जब महात्मा गांधी जी ने इन लोगों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए इंस्पायर किया था, तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाने की कोशिश की थी, लेकिन डिफरेंट ज़्यादा होने के कारण उनमें कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी हो जाता था। तो 1920s के बाद क्या हुआ था, 1920s के बाद बहुत सारी इंडियन नेशनलिज्म के लिए बहुत सारी मूवमेंट्स हुई थी, जिनमें से 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई थी एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इन मूवमेंट के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सॉट द डेवलप एंड नेशनल मूवमेंट, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड, कैसे सोशल ग्रुप्स ने इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, तो इसको थोड़ा सा आगे शुरू करते हैं हम। इन द ईयर आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1919 के बाद जो ये मूवमेंट्स थी, इनका जो प्रभाव था पूरे एरियाज़ में, इंडिया के सभी एरियाज़ में डेवलप हो रहा था। हाउ टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, इन डेवलपमेंट्स को कैसे समझा जाए, कैसे ये इम्प्लीमेंट हुए थे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। आपको पता ही है जब भी कोई युद्ध होता है, कोई वार होता है, तो क्या आता है, पहले सोसाइटी में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज आता है कि जब नुकसान हो जाता है वार में तो लोगों को सफ़र करना पड़ता है। लाइक यहाँ पर एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंचर। डिफेंस एक्सपेंचर मीन्स जो खर्चा हुआ था वर्ल्ड वॉर के ऊपर, इससे क्या हुआ था, फाइनेंशियली जो थे लोग वीक हो गए थे, जो प्राइजेस थे वो डबल हो गए थे। 1913 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो इन सालों के बीच में तो खाने पीने की चीज़ों के प्राइजेस जो थे वो डबल हो गए थे। ऑब्वियस जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे थे, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप। तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी लोगों की लाइफ। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स।
तो लोगों को क्या करना पड़ता था, विलेजर्स जो थे, सोल्जर्स को खाना सप्लाई करना पड़ता था और ज़बरदस्ती फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। तो इसका मतलब होता है कि सैनिकों को भर्ती किया जाता था, ज़बरदस्ती उनको सेना में भर्ती किया जाता था, युद्ध लड़ने के लिए उनको मजबूर किया जाता था। देन इन 1918 19 एंड 2021 में क्या हुआ था, क्रॉप्स जो थी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिससे खाने पीने में शॉर्टेज हो गई थी वस्तुओं में। दिस वॉज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंस एपिडेमिक। तो वहाँ पर महामारी भी आ गई थी, जिसमें 1921 में 12 to 13 मिलियन लोग जो मारे गए थे एपिडेमिक की वजह से, कुछ भूखमरी की वजह से मारे गए थे। तो इस तरह लोगों को सफ़र करना पड़ रहा था, जिस कारण फिर मूवमेंट स्टार्ट होते गए और लोगों की हालत जो थी बिगड़ रही थी, तो लोग स्ट्रगल करने पर उतर आए थे। इससे बाद नेक्स्ट पॉइंट है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी की लीडरशिप में सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। पहले की क्लासेस में हमने अच्छी तरह से इसको समझा हुआ है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए थे। इससे पहले वो आज़ादी की लड़ाई से पहले साउथ अफ्रीका में लड़ाई सक्सेसफुली अपने करके वापस इंडिया में जनवरी 1915 में वापस आ गए थे। इसके बाद जो आइडिया था सत्याग्रह का, सत्याग्रह जो आंदोलन था वो सत्य पर आधारित था, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सर्च ऑफ ट्रूथ। इट सजेस्ट दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट अनजस्टिस। महात्मा गांधी के मुताबिक जो था वो कहते थे कि अगर हम सच के लिए लड़ रहे हैं, हम सच में अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो देयर इज़ नो नीड टू फिजिकल फोर्स। तो हमें फिजिकली यानी कि उन पर किसी तरह का आक्रमण, ऑपोजिशन के ऊपर आक्रमण करने की ज़रूरत नहीं है, विरोधियों के ऊपर। विदाउट सीकिंग वेगेंस और बीइंग एग्रेसिव, हमें बिना कोई गुस्सा मार काट किए कि ही हमें आज़ादी प्राप्त करनी है। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कॉन्सेंस ऑफ द ओपोसेसर। ओपोसेसर मीन्स होता है जो ओपोजिशन, मीन्स जो अंग्रेज थे जिनके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे थे, तो उनके ऊपर कोई अननेसेसरी कोई उनके ऊपर हथियार नहीं उठाना, हमने कोई मार काट नहीं करनी, हमने सत्य के बेस पर अपनी लड़ाई जीतनी है। महात्मा गांधी जी का ये कहना था। तो महात्मा गांधी बिलीव दैट धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड अंटिल यूनाइट द ऑल द इंडियंस। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो हम सब इंडियंस एक साथ लड़ सकते हैं। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट चलाने के लिए बहुत जगह पर गए। इन 1916 वे चंपारण गए इन बिहार, जहां पर उन्होंने किसानों को स्ट्रगल करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद 1917 में वो कहाँ गए, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात गए, वहाँ पर भी किसानों को उन्होंने प्रेरित किया। किसान पहले ही भी वहाँ प्लेग एपिडेमिक से जूझ रहे थे, किसानों के ऊपर कर्जा था, वो रिवेन्यू नहीं चुका पा रहे थे, जिस कारण वो चाहते थे, डिमांड कर रहे थे कि रिवेन्यू कलेक्टिंग भी रिलैक्स, कि उनको रिलैक्स दिया जाए रिवेन्यू से। इन 1918 में महात्मा गांधी जी अहमदाबाद गए, वहाँ कॉटन मिल में वर्कर्स के साथ उन्होंने मीटिंग की और उनको सत्याग्रह मूवमेंट के लिए इंस्पायर किया। इसके बाद 1919 में एक एक्ट आया, रोल्ट एक्ट, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह को और ज़्यादा फैलाने की कोशिश की, रोल्ट एक्ट को रोकने के लिए। क्योंकि रोल्ट एक्ट में क्या था कि ऑपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स, जो इंडियन जो नेशनलिस्ट थे, उनको क्या किया जाता था, उनको प्रिजन में डाल दिया जाता था बिना किसी रीज़न के, बिना किसी ट्रायल के, उनको 2 साल के लिए प्रिजन में डाल दिया जाता था। तो इसके खिलाफ नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल को। इसमें बहुत सारी रैलीज हुई, बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई, शॉप्स बंद कर दी गई। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स को क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स को लगा कि अब हमारी इकोनॉमी को बहुत फाइनेंशियली हम वीक हो सकते हैं, तो उन्होंने नेशनलिस्ट को क्लैम्प डाउन, दबाने की कोशिश की और बहुत से नेशनलिस्ट लीडर्स को उन्होंने पिकअप यानी कि उनको अरेस्ट कर लिया। और अमृतसर में महात्मा गांधी वॉज बेड, जब अमृतसर में क्या किया, उन पर गोलियां भी चलवाई और महात्मा गांधी जी को रोका गया दिल्ली जाने से। और 10 अप्रैल को पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेसन,
और जो पीसफुली प्रोसेशन महात्मा गांधी अपने नेताओं को लेकर चला रहे थे उन पर अटैक करवाया गया, जिस कारण लोग बहुत गुस्सा में आ गए और उन्होंने बैंक ऑफिसेज और रेलवे स्टेशंस को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसके बाद मार्शल लॉ चला दिया गया, जिसमें जनरल डायर को कमांड दे दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने फेवर में लॉ बनाए जा रहे थे, उन्होंने मार्शल रूल भी चला दिया था। इन 13 अप्रैल को उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें गोलियां चलवाई गई थी जनरल डायर के द्वारा। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर। तो जो रिप्रेस करना चाहते थे इंडियन नेशनलिस्ट को, उनके खिलाफ मूवमेंट्स चली। अदर हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, मैनी विलेजेस वर अनअवेयर ऑफ मटेरियल। तो बैसाखी में उनको इन्वॉल्व कर दिया गया ताकि वो महात्मा गांधी जी का साथ ना दे सकें। जो जनरल डायर था उसने ब्लॉक कर दिए सारे रास्ते और जलियांवाले बाग में गोलियां चलवाई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। हिज ऑब्जेक्ट्स दैट डिक्लेयर्ड लेटर वॉज टू प्रोड्यूस अ मोरल अफेक्ट टू क्रिएट इन अ माइंड ऑफ सत्याग्रह फीलिंग ऑफ टेरर एंड एव। तो लोग, उनका क्या पर्पस था ये गोलियां चलाने का, कि लोगों के मन में डर हो जाए, टेरर हो जाए कि ये जो सत्याग्रह आंदोलन है इसमें हमारी जान भी जा सकती है और बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। एज न्यू जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड टुक टू स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। तो जो ये प्रोसेशन था कई टाउन्स में, सिटीज़ में लेके जाया गया। देयर वर स्ट्राइक्स हुई, वहाँ पर क्लैशेस हुए विद द पुलिस, अटैक एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए, तो उनको बहुत दबाने की भी कोशिश की गई। ब्रूटल रिप्रेशन मीन्स होता है दबाना। सीकिंग द ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल, तो लोगों को डराने की कोशिश की गई और उनको लोगों पर बहुत अच्छा अत्याचार किए जाने लगे। लाइक उन्हें रब देयर नोज, जो अंग्रेज़ थे उनको अपनी ज़मीन पर नाक रगड़ने की सज़ा देते थे और ज़मीन पर क्रोल करने की सज़ा देते थे और सल्यूट करने की सज़ा देते थे कि अंग्रेज़ अफसर को सल्यूट करें। पीपल वर फोक्ड एंड विलेजेस, और जो ये था पंजाब में गुजरावाला, नाउ इन पाकिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर बॉम्ब गिराया गया। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कोल्ड ऑफ द मूवमेंट। और ऐसे अहिंसा को देखकर उन्हें लगा कि अब ये अहिंसावादी हैं तो हम पर अटैक नहीं करेंगे, तो वो अटैक पर अटैक करवाए जा रहे थे अंग्रेज़। तो महात्मा गांधी जी ने इतनी हिंसा देखकर, लड़ाई झगड़ा देखकर इस मूवमेंट को वहीं पर बंद करवा दिया। वाइल द रोल टैक्स सत्याग्रह हैड बीन वाइड स्प्रेड, लेकिन जो रोल टैक्स सत्याग्रह था वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड तो हो चुका था। इट वॉज स्टिल लिमिट मोस्टली द सिटी, थोड़े ही सिटीज़ और टाउन्स में भेजा गया था, क्योंकि वहाँ पर फिर अटैक करवाने शुरू कर दिए थे ब्रिटिशर्स ने। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। अब महात्मा गांधी जी को लगा कि बहुत ज़्यादा जब हम एक साथ हो जाएंगे सारे हिंदू मुसलमान, तब जाकर इनका कुछ हो पाएगा। बट ही वॉज सर्टन नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट बीइंग हिंदू मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। तो उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम जब तक एक नहीं होते तो इनका कुछ नहीं हो सकता। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट टू टेक द खिलाफत इशू, तो उन्होंने खिलाफत इशू चलाया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की। ओटोमन टर्की जब हार गया तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बंद हो गया। एंड देयर वर रूमर्स, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अफवाहें फैलाई जा रही थी किसके खिलाफ, द हार्श पीस ट्रीटी वॉज गोइंग टू इम्पोज द ओटोमन एम्परर द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। तो जो मुसलमान थे वो भी अब महात्मा गांधी के साथ मिल गए थे खिलाफत मूवमेंट में। टू डिफेंड द खिलाफत टेम्पोरल पावर, खिलाफत कमेटी वॉज फाउंड टू बॉम्बे इन 1919। अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर लाइक द ब्रदर मोहम्मद अली, तो मुसलमानों ने भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया मूवमेंट्स में। तो जो मुस्लिम ब्रदर्स थे, नेम दिए हुए हैं यहाँ पर, तो मोहम्मद अली और शौकत अली बिगेन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑफ इशू। तो अब वो मिलकर फैसले लेने लगे। गांधी जी saw this the opportunity to being Muslim umbrella of unified
नेशन मूवमेंट। तो उन्होंने अब देखा कि अब हम मिलकर इनका सामना कर सकते हैं। एट द कलकत्ता सेशन कांग्रेस इन सितंबर 1920 ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स टू नीड टू स्टार्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। तो उन्होंने कहा कि स्वराज प्राप्ति के लिए अब हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना होगा, कि ब्रिटिशर्स का हमें बाइकाट करना होगा। इसके बाद है वाई नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों चला? महात्मा गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज एक बुक लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश टिके हुए हैं यहाँ पर, उनका कारण ये है कि जो हमारे इंडियंस हैं वो कॉपरेट कर रहे हैं इन्हें। अगर इंडियंस कॉपरेशन ना करें इनके साथ तो ब्रिटिश रूल वुड बी कोलैप्स विद अ ईयर। तो स्वराज आ सकता है और ब्रिटिश का रूल वापस जा सकता है। हाउ कुड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकम अ मूवमेंट? तो नॉन कॉपरेशन एक मूवमेंट कैसे बनी? गांधी जी प्रपोज द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स। सरेंडर ऑफ टाइटल्स मीन्स जो उन्होंने इंडियंस को, कुछ इंडियंस को अपने साथ मिलाया हुआ था, तो उन्होंने जो उनको टाइटल दिए हुए थे, जो पदवियाँ दी हुई थी, तो उनको त्याग करना पड़ा सबसे पहले। फिर उनको बायकाट करना पड़ा सिविल सर्विसेज में, जो इंडियंस थे, आर्मी में थे, पुलिस में थे, कोर्ट में थे, तो उन सबको अपनी जॉब्स जो छोड़नी पड़ी, उन्होंने छोड़ी और इंडियंस का साथ दिया। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेस अ फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। तो जब उन्होंने दबाने की कोशिश की नेशनलिस्ट को, तो उन्होंने उनका विद्रोह करना शुरू कर दिया। किस मूवमेंट के साथ? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के साथ। उन्होंने सारी पदवियां त्याग दी और अपनी नौकरियां भी छोड़ दी जो उन्होंने अंग्रेजों से ली थी। दो द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली toured extensively mobilizing popular support for the movement। तो अब महात्मा गांधी और शौकत अली ये मिले हुए थे। उन्होंने इनको एक तरह से, पूरी तरह से उनको इंस्पायर कर दिया लोगों को इस मूवमेंट में मिक्स होने के लिए। मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल। तो बहुत से कांग्रेस के लोगों को भी इस प्रपोजल के लिए मनाया गया और बायकाट किया गया। और नवंबर 1920 में दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लीड पॉपुलर वायलेंस। और 1920 में उनको लगा कि अब इस मूवमेंट से वायलेंस क्रिएट हो सकती है। इन द मंथ बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर विल बी इंस्टेंस ट्यूजल्स विद इन द कांग्रेस फॉर वाइल देयर सीम टू मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर एंड ओपोजेंट्स ऑफ द मूवमेंट। तो उनके बीच में एक मीटिंग हुई, जो सपोर्ट कर रहे थे मूवमेंट को और जो उसके ऑपोजिट पार्टी थी। फाइनली द कांग्रेस सेशन इन नागपुर। फाइनली एक सेशन हुआ कांग्रेस का नागपुर में दिसंबर 1920 में, जिसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।